हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों ने हमारा पहला जो चैप्टर था, पहला टॉपिक था जो बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन था, अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। दिमाग में ये था कि अभी हम लोग वापस से मैथमेटिकल पोर्शन जो है फिजिक्स में जो यूज होता है, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स वगैरह, पहले वो करेंगे। लेकिन फिर बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स से जो डिमांड आई वो ये कि जो 11th क्लास के कोर फिजिक्स के जो सबसे टफ टॉपिक है 11th क्लास की फिजिक्स में, अगर मैं वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर का नाम लूं तो एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, और जिसको समझने के लिए आपको पहले फंडामेंटल समझने पड़ेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन टफेस्ट चैप्टर है, तो ज्यादातर लोगों को नहीं आता, बहुत सारे लोग उसके क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन्हीं टॉपिक को कवर कर लिया जाए। और आप में से जितने भी बच्चे स्कूल या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं इस वक्त, आई होप कि आप लोग इन्हीं टॉपिक्स के आसपास होंगे। कहीं पे एनएलएम चल रहा होगा, कहीं पे रोटेशनल मोशन प्रोबेबली पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो यहीं कहीं आसपास होंगे, ताकि आप लोग अपनी करंट पढ़ाई से रिलेट कर पाओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप काफी पुराना हो चुका है। ऐसा नहीं कि हम उसको करेंगे नहीं, बट पहले थोड़ा ये टॉपिक कर लेते हैं जो इस वक्त करेंटली चल रहा है एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को जब हमने नाम लिया सर्कुलर मोशन की, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही, तो पहली इमेज क्या आई? ये सर्कुलर मोशन का मतलब है एक चीज गोल 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 घूम रही है। और बहुत से कॉमन एग्जांपल हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, सर जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ गोल 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 घूमता है, यह अर्थ है सन के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। बाद में चीजें, अब 11th में आ गए हो, बड़े बच्चे हो गए, तो अब थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर भी होंगी। आपको ये बताया जाएगा कि बेटा अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती, रादर देन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। 11th में ही ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसमें आपको ये बात पढ़ाई जाएगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है। बट फिर भी अभी मैं इलिप्स और सर्कल के डिस्कशन पे नहीं जा रहा। अभी मेरा सिंपल डिस्कशन ये है कि कोई भी बॉडी आखिरकार सर्कुलर मोशन कैसे करती है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखना, यहां से मेरी बात को प्लीज गौर से सुनना। सर्कुलर मोशन कभी भी कोई बॉडी खुद से नहीं करती। हां, सच बोल रहा हूं मैं। सर्कुलर मोशन कभी भी कोई बॉडी खुद से नहीं करती। सर्कुलर मोशन किसी भी बॉडी को कराया जाता है। करने और कराने में फर्क है। ये बिल्कुल वही बात है कि सर्कुलर मोशन एक फोर्स्ड मोशन होता है। जैसे न्यूटन का अगर आपको फर्स्ट लॉ याद हो, एनएलएम आपने हो सकता है पढ़ा हो, और मतलब 11th में तो पढ़ा ही होगा, नहीं तो आप 9th में, क्या इनफैक्ट 6 7 से भी पढ़ते आ रहे हो, कई बच्चे जो आईएससी बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड से होंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ना बेटा, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, है ना, अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। मतलब अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं भी लगा रहे हो आप, कोई फोर्स नहीं लग रहा, और वो बॉडी मोशन में है, मान लो पहले से वो मोशन में थी, तो वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगी विद द सेम वेलोसिटी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, है ना, जिसको आपने एनएलएम में मैं पढ़ाऊंगा, इस पे डिस्कशन भी करूंगा, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है न्यूटन का फर्स्ट लॉ की। बट स्टेटमेंट जो मैंने बोला ये आपने सबने पढ़ रखा है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी, राइट, unless and until an external force applied on it. That means if you do not apply a force on a body and suppose the body was in motion earlier, पहले से वो motion में थी, then it will continue its motion with the same velocity. But is this case true for circular motion? क्या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा? Let us assuming that net force acting on the body is zero, no force acting on it. क्या वो बॉडी सर्कुलर मोशन फिर भी करती रहेगी? यहां पर थोड़ा सा विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है, बताता हूं कैसे। अब इस बात को डिटेल में डिस्कशन करना है हमें इसी चैप्टर में। तो पहला पॉइंट हमने जो सर्कुलर मोशन के बारे में बोला वो क्या है कि सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन खुद से नहीं करती, उसको कराया जाता है या कराना पड़ता है। तो कौन कराएगा? हम, आप, ना, फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो फोर्स ही है जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। अब ये कैसा फोर्स है, कौन सा फोर्स है? तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि आखिरकार बॉडी सर्कुलर मोशन कैसे करती है। यही हमारा पहला पॉइंट है और इसी को हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ये फोर्स की कहानी आखिरकार है क्या, आओ जरा देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखो, तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन, नोट करते रहना जरा इन पॉइंट्स को, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन, यही सबसे बड़ी बात है इसकी। सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन, मतलब यह कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन अपने आप से नहीं करती है बच्चा, उसको सर्कुलरली मूव कराना पड़ता है, अपने आप से नहीं करती। अब इस बात का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जरा इसमें आपको फोर्स की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि दरअसल फोर्स क्या करता है। मैं अगेन फिर से थोड़े से assumption ले लेता हूं कि भैया आपको फंडामेंटल आता है,
आता है तब तो ये बात आसान है, लेकिन नहीं आता जिन बच्चों को, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि बाबू आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है सर, फोर्स ब्रिंग एक्सेलरेशन, और उससे क्या होता है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है या मोमेंटम में चेंज होता है। मैं पूरी टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा अभी, ठीक है। जरा इस बात को लेमैन के टर्म में समझो। मान लो सर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि इस तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v, है ना, बहुत बढ़िया सर। अब बताओ क्या, अगर मैं इसमें इसी डायरेक्शन, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दूं, ठीक है। मान लो ये बॉडी v वेलोसिटी से जा रही थी, ये बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रही थी और मैंने इसी डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया। तो देखो भाई, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे, मैं अभी एनएलएम नहीं पढ़ा रहा इसलिए मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूं, आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इस फोर्स से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स ब्रिंग्स एक्सेलरेशन। कभी भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कैसे आता है, फोर्स से। F इज इक्वल्स टू ma, भाई द फॉर्मूला पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, F इज इक्वल्स टू ma, है ना। तो फोर्स ब्रिंग्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने इधर फोर्स लगाया और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो आपने फोर्स इधर लगाया तो इधर ही एक्सेलरेशन आएगा, यानी मोशन के ही अलोंग एक्सेलरेशन आएगा। और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा सर, वेलोसिटी को बढ़ा देगा। यस, बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा, कैसे देगा, बढ़ा इसलिए देगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन ये लग रहा है वो मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये तो सिंपल सी बात है, मैं अगर इधर जा रहा हूं, ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा हूं, आके पीछे ने किसी ने धक्का मार दिया मुझे, तो जिस तरफ मैं जा रहा हूं उसी तरफ धक्का मारा तो मेरी वेलोसिटी अचानक से बढ़ नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उस तरफ जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, वो फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। एक्सेलरेशन फोर्स से ही आता है और उस एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी बढ़ा दिया। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। यही इस केस में अगर लेट से बॉडी जो है बेटा इस तरफ जा रही थी विद वेलोसिटी v और इस पे फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है, इस तरफ फोर्स लगा देते, तो अगर किसी बॉडी में मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा सर, ये फोर्स वापस से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को कम कर देगा। क्योंकि अभी क्या है, बॉडी में जिस डायरेक्शन में मोशन था उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। और ये भी बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी उधर जा रही है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक गाड़ी के टायर में फोर्स किधर लगाता है, पीछे की तरफ, आपके मोशन के अपोजिट, जिससे आपकी गाड़ी रिटार्ड करती है ना, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन, समझ में आया, जिससे वेलोसिटी कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपका फोर्स बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, है ना, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। उसमें फोर्स एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा, है ना भाई। ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू F बाई m, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, राइट, बहुत बढ़िया। लेकिन इस फोर्स से जो एक्सेलरेशन आएगा A, वो क्या करेगा, वो वेलोसिटी का अपोजिट है तो वो इस वेलोसिटी को कम कर देगा। आया समझ में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बढ़ाया कम करेगा। अच्छा, मेरे को पूछने का मन तो नहीं करा लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, तुम लोग को पता है ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, पता है कि नहीं पता है, बोलो, मन में बोल लो और हम मन की आवाज सुन लेंगे, तुम लोग की पक्का सुन लेंगे। मन में बोल देना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है। हाँ, वो गया दिन तुम्हारे जब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा करते थे, गए एक दिन। You have to understand this fact. Speed is nothing but magnitude of velocity. Velocity is a vector quantity. Everybody knows this, right? So any vector quantity has magnitude as well as direction, right? So the magnitude of velocity, ठीक है, और I can say velocity is a vector quantity ना, vectors आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो mod of v vector, इसी को कहा जाता है क्या, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दो, स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। ये सारी बातें मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर्कुलर मोशन में इसकी समझ बहुत जरूरी है और अभी तुम 5 मिनट के अंदर तुम्हें बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्या बताया सर, आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो फोर्स बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में लगे तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है। मतलब फोर्स बढ़ाता कैसे सर, फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा देता है। अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसकी स्पीड को कम कर देगा, मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, रिटार्डेशन कर देगा। लेकिन 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 अब आया इंटरेस्टिंग बात, सर अगर किसी बॉडी पर, मान लो एक ये बॉडी है यहां पर, ये एक बॉडी है यहां पर, ठीक है, ये एक बॉडी यहां पर है, ये इस तरफ जाना चाहती है विद वेलोसिटी v, ठीक। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, लेकिन पता है फोर्स कैसे लगाया, ना तो आपने मोशन की तरफ लगाया ना मोशन के अपोजिट। यू हैव अप्लाइड अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन।
आपने फोर्स अप्लाई कर दिया मोशन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर, राइट, 90 डिग्री एंगल पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब ये फोर्स क्या करेगा सर, ये क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यानी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो जवाब है कुछ नहीं करेगा सर। ना तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, बार बार मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब तो तुम होशियार बच्चे हो गए हो, मैं क्या बोल दूं उसको, ये मैं बोल दूं उसको स्पीड। ना तो ये स्पीड को बढ़ा पाएगा और ना ही स्पीड को घटा पाएगा, बिकॉज ये फोर्स ना तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में, ना उसके अपोजिट है। तो करेगा क्या ये करेगा ये कि ये इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। हां बेटा हां, यही जरूरी बात है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। रिमेंबर माय वर्ड्स अगेन, बहुत सारे प्रिजम्पशन लेकर के मैं चल रहा हूं कि भैया आप लोगों को फंडामेंटल पता है। भाई वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब स्पीड। भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और उसी मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है? स्पीड। और साथ में क्या होगा, क्योंकि वेक्टर है तो इसमें क्या होगा? डायरेक्शन। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी का मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। अब अगर आपने बॉडी में फोर्स लगाया जो कि उसके मोशन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में ये वाला जो फोर्स है इससे भी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन क्या करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करेगा, राइट। लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, एक कि आप वेलोसिटी की स्पीड को बदल दो, स्पीड को चेंज कर दो, राइट। तो स्पीड में चेंज कब आ सकता है? जब जो एक्सेलरेशन हो वो मोशन के या तो मतलब मोशन के अलोंग हो या मोशन के अपोजिट हो, ठीक है। एक और तरीका है जिससे वेलोसिटी को बदला जा सकता है, पता है क्या? आप स्पीड में कोई छेड़छाड़ मत करो, लेट द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना, स्पीड में कोई चेंज नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर दो, डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, अब तो समझ रहे हो ना बेटा। तो ये कब होता है? वेलोसिटी की स्पीड को ना चेंज हो और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसा तब होता है जब बॉडी पे फोर्स लगे और वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर हो, हाँ है ना। ऐसे केस में बॉडी का मोशन जरा देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं अगर ऐसे जाना चाह रहा था, मैं ऐसे जाना चाह रहा था, अचानक से सामने से कोई फोर्स आया, सामने से बॉडी ऐसे जाना चाह रही थी, बॉडी नहीं सर्कुलर मोशन करना चाहती, बॉडी जाना कैसे चाहती है? सीधे। लेकिन जो फोर्स परपेंडिकुलर लगा, इसकी वजह से ये बॉडी कैसे जाएगी बेटा? ये बॉडी का मोशन कुछ कैसा होगा? अगर आप लोग फील कर पा रहे, बॉडी इधर जाना चाह रही थी, अचानक धक्का इधर लगा, तो बॉडी विल गो लाइक दिस, हाँ है ना, बॉडी विल गो लाइक दिस, समझ में आया? ऐसे ऐसे निकल जाएगी। मतलब अगर यहां पे बॉडी को छोड़ दिया जाए ना, तो बॉडी विल गो लाइक दिस, उसकी बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, है ना, डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। यहां पे छोड़ दो, ऐसे भाग जाएगी। लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, बॉडी इधर जाना चाह रही थी, आपने फिर से इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया। कैसे लगा दिया? परपेंडिकुलर फोर्स। किसके परपेंडिकुलर? ये फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देख रहे हो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अब बॉडी ऐसे जाना चाह रही थी, फोर्स परपेंडिकुलर लग गया, तो बॉडी कैसे घूमेगी? लाइक दिस, ऐसे। समझ में आया? ऐसे, ठीक है। यहां पर अगर आप छोड़ देते बॉडी को, तो बॉडी वुड हैव गॉन दिस वे, लाइक दिस, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आप वापस से गए, भैया चलो चलो चलो, आप लगातार फोर्स लगा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग बात है, बॉडी पे फोर्स लगातार लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार परपेंडिकुलर लगा छोड़ दिया, छोड़ दोगे तो बॉडी अपने पाथ ट्रेजेक्टरी को बदलेगी और इधर भाग जाएगी। सैटेलाइट मोशन से बहुत होता है, सारी चीजें, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ के। बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हर इंस्टेंट पर लगातार लग रहा है, और यही क्या कर रहा है? बॉडी को गोल 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 क्या कर रहा है? घुमा रहा है, लगातार गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। बॉडी देखो, यहां पर देखो, बॉडी किधर जाना चाहती है? बॉडी इधर जाना चाहती है, लेकिन फोर्स किधर लगा? इस तरफ। तो इस फोर्स ने इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर दिया? बदल दिया। फोर्स ने वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसका तुमको एक बढ़िया डायग्राम बना करके दिखाऊं, थोड़ा सा रफ काइंड ऑफ डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के दिखाऊं तुम्हें, तो मैं एक सर्कल एज्यूम करता हूं, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। और इसमें चलो, ये मैंने एक सर्कल एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि बॉडी का सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से, हाँ जी, एक्चुअल में बॉडी सर्कुलर मोशन कैसे कर रही है हम लोग देखना कैसे। मान लो बॉडी यहां थी, तो बॉडी डू नॉट वांट टू मूव लाइक दिस, बॉडी इज एक्चुअली वांट्स टू गो लाइक दिस। द बॉडी वेलोसिटी वेक्टर किधर है? बॉडी इस तरफ, है ना। लेकिन इस पे जो फोर्स लगा वो इस मोशन के कैसा लगा? परपेंडिकुलर। अब यही कंडीशन है सर्कुलर मोशन की। मैंने क्या कहा था? सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करती नहीं, उसको कराना पड़ता है जबरदस्ती। तो जबरदस्ती कैसे कराना पड़ता है पता है? बॉडी जिस तरफ जाना चाहती है, जिस तरफ बॉडी का मोशन हो रहा है, जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, और हमेशा लगाओ, ये नहीं लगा के छोड़ दो।
परमानेंट लगाते रहो, फोर्स लगते रहना चाहिए लगातार, ठीक है। तो बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा लाइक दिस, इस तरफ अगर फोर्स लगा तो ये फोर्स बॉडी के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ेगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड को नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं परेशान करेगा, लेकिन इसके डायरेक्शन को बदल देगा। बॉडी विल गो लाइक दिस, ऐसे। समझ में आया? अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूं, इस इंस्टेंट पे बॉडी किधर जाना चाहती है, मैं पूछूं बॉडी किधर जाना चाहती है, तो बॉडी जाना चाहती है ऐसे। बॉडी को तुम फ्रीली छोड़ दो, ऐसे भाग जाएगी इधर, ये वेलोसिटी से। ये है वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आया? इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ये। लेकिन यहां देखो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। तो बॉडी किधर भागेगी, ऐसे भागेगी। मान लो यहां आई बॉडी, अब मैं तुमसे पूछूं बॉडी का यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, बॉडी जाना किधर चाहती है, तो बॉडी तो ऐसे जाना चाहती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, एक और बात है, बेसिक जो हमारा सर्कल है उसकी फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर सर्कुलर शेप की बॉडी है, ठीक है ना, जैसे एक सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज के ऊपर कि कोई भी सर्कल में, जैसे ये इसका सेंटर है, मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो, ठीक है, ये एक सेकेंड, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द, हाँ ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब तुम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर हम अगर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इसके सेंटर से हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। बात पढ़ी है तुम लोगों ने, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी, है ना। जैसे क्या आपने पढ़ा कि देखो अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दिस इज द टेंजेंट, राइट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। ये आपने पढ़ा होगा ना। इस सर्कल के सरफेस पे कहीं पे भी आप ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहां से जो सेंटर पे जो लाइन फॉर्म हो रही है, एंगल कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री हमेशा। यहां पर देखो, यहां पर टेंजेंट ऐसे और रेडियस वेक्टर ऐसे, ठीक है, इनके बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की। तो जरा इसी चीज को अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो टेंजेंट की जगह पे क्या है बेटा, वेलोसिटी। बॉडी जाना किस तरफ चाह रही थी, और इसके सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, फोर्स। तो जो भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा किससे पास होता है, सेंटर की तरफ। फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता है ना सर्कल की, कि सर्कल के टेंजेंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, है ना। सर्कल के टेंजेंट पे जब भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। नाउ दिस वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी को देखो, बॉडी की सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, तो क्या ये टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं है, क्या ये टेंजेंट वेलोसिटी नहीं है। देख रहे हो सर्कल पे टेंजेंट, यहां पे देखो, मैं पूछूं यहां पे बॉडी किधर जाना चाहती है बेटा, तो बॉडी जाना चाहती है सर इधर, दिस इज द वेलोसिटी। तो क्या ये टेंजेंट नहीं बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया। इसीलिए सर्कुलर मोशन में जो बॉडी घूम रही होती ना, उसकी वेलोसिटी को या उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल, बस नाम है बेटा। ये नॉर्मल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड बस, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है। और जरा इस फोर्स को देखो, ये फोर्स हमेशा क्या है, ये फोर्स बॉडी के इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो कोई भी अगर फोर्स या कोई भी लाइन किसी भी सर्कल में टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। वो हमेशा किधर पास करेगा, टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर। नाउ सिंस दिस फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर, वी नेम दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आज क्लास अभी जो पहली है सर्कुलर मोशन की, यहां पे आप लोगों को फंडामेंटल समझना है, केवल फंडामेंटल। फंडामेंटल समझ में आया तब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह की चीज समझ में आएंगी, और तब रोटेशनल मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि रोटेशनल मोशन का टॉपिक एक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वगैरह से लोग ज्यादा डर जाते हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम वगैरह की इतनी प्यारी फील आएगी ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बात का दावा है। बस आप लगातार रेगुलर बेसिस पर देखते रहो, समझते रहो चीजों को। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या समझा, अभी तक तुम लोगों ने एक चीज समझी, सर्कुलर मोशन खुद से नहीं होता है। अब तुम देखो, क्या ये बॉडी खुद से गोल गोल घूमना चाह रही है, इसको जबरदस्ती घुमाया जा रहा है, तो जवाब है इसको घुमाया जा रहा है। कौन घुमा रहा है, सर ये वाला फोर्स घुमा रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स घुमा रहा है ना। इस फोर्स की खासियत क्या है, इस फोर्स की खासियत यह है कि यह फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ऐसा अगर नहीं होता, अगर यह फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता, तो होता ये सर, मान लेते एक ऑप्शन ले लेते हैं हम सर। एक होता है कि मान लो सर, अभी आपने जैसे पढ़ा था ना कि सर वेलोसिटी के अलॉन्ग होता, अगर फोर्स वेलोसिटी के अलॉन्ग होता तब तो इसकी स्पीड बढ़ा देता है, तब तो इसकी स्पीड बढ़ाता ना, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती है ना। अगर इसके अपोजिट होता तो उसकी स्पीड घट जाती, रिटार्डेशन हो जाता। लेकिन अगर जब भी याद रखना, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, है ना,
वेलोसिटी के मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो हमेशा ये इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं करेगा, रादर उसके डायरेक्शन को बदलेगा। किसको बदलेगा? डायरेक्शन को बदलेगा। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय द चेंज इन डायरेक्शन, नॉट बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड और स्पीड। ठीक है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है, अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, गोल गोल नहीं घूमती, इलिप्टिकल घूमती है, लेकिन एजम्पशन है गोल गोल घूम रही है। ठीक है, या चांद मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, देन कीप दिस थिंग इन माइंड, एनीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, इट मस्ट हैव दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर ये फोर्स ना होता तो क्या होता? बॉडी सीधे भाग जाती। तो without centripetal force there can't be any kind of acceleration or any kind of circular motion. So that is why I have written the first line, circular motion is a forced motion. I hope it is clear. ठीक है, जबरदस्ती कराया जाने वाला मोशन है। ठीक है, कौन सा फोर्स इसको करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स करता है। तो अभी तक हमने जाना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कोई एक स्पेसिफिक फोर्स है या कोई भी अदर फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकते हैं। जरा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, हालांकि पूरा डिटेल लेक्चर आएगा जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा थोड़ी चीजें और जान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक स्पेशल फोर्स है, कोई अलग से फोर्स है? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कोई अलग से फोर्स है या कोई भी अदर फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकते हैं। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं कि कोई एक नया फोर्स है, कोई भी फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स, याद रखना, कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, एनी फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दिस फोर्स विल ऑलवेज ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, एनी फोर्स कुड डू दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मैं मून और अर्थ का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है ना, कि मून अर्थ की सैटेलाइट कैसे बन गया। ठीक है ना, अर्थ एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसे लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर खैर 11th में पढ़ोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं, पहले कभी नहीं पढ़ा। आप लोगों ने इतना तो सुना होगा ना, सर ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको पढ़ाया गया है कि सर दो मासेस कभी हैं, जैसे यहां पे एक m1 मास है और एक m2 मास है, m1 m2 के बीच की डिस्टेंस अगर r है, भैया 9th में सब पढ़ के आ रहे हो ना, तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किसी एक सेम फोर्स से, अच्छा ये भी बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है हमेशा, और एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ऐसा नहीं कि m1 m2 दो अलग अलग मास है तो इन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, जितने फोर्स से m1 को m2 अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा। मतलब जितने फोर्स से अर्थ को मून अट्रैक्ट करती है उतने ही फोर्स से मून को अर्थ भी अट्रैक्ट करता है ना, ये बात समझना। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस से बॉडी पे सेम ही लगते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भले अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं तुमसे पूछूं भैया ये फोर्स कितना होता है, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा सर Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हाँ, सबने पढ़ रखा है 9th क्लास में। मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो इनका मोशन कैसा होगा। सर ये वाला फोर्स इधर है तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, आया ना, ये इधर इधर भागेगा, राइट। तो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। तो ये चीज अगर हम अर्थ और मून में अप्लाई करें तो मून को भी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये सवाल आप लोगों से आईक्यू का बहुत पूछा जाता है कि इफ अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून देन व्हाई डू नॉट मून कम्स एंड कोलाइड विद द अर्थ। टकरा क्यों नहीं जाता, वो गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में इस चीज का भी आप बहुत बढ़िया सा भी हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कैसे मून सैटेलाइट बना। ठीक है, और देखते हैं, पता है क्या ऐसा कभी रहा होगा, मतलब ये assumption है, nobody knows exactly what happens but this is how science works, right। तो देखो समझो जरा कैसे हम बताते हैं इस बात को। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, बढ़िया। अब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये खाली एक अर्थ थी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में और कुछ नहीं था। मून ये नाम जो है ये तो हमने रखा, बाद में इंसानों ने रखा, लेकिन मून पहले बन गया था। ठीक है, तो ऐसा बहुत नॉर्मल सा कॉस्मोलॉजिकल एक फिनोमिना है कि कोई भी प्लैनेट है, इसके अगल बगल से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी बड़ी सी बॉडी जो है ट्रेवल करती रहती है। जैसे कहते हैं ना एस्टेरॉइड टहल रहा है, इधर जा रहा है, कहीं अर्थ से ना टकरा जाए, ऐसा। तो इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ होगा कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बगल से गुजर रहा था कोइंसिडेंटली, और वो ऐसे गुजर रहा था कि उसकी जैसे ही देखो, मान लो अर्थ की बहुत बड़ी सी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, यहां पर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जो ऐसे जा रहा था, अर्थ के बगल से निकल रहा था, ठीक है, अर्थ के बगल से निकल रहा था लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में था। तो जैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, कोई भी चीज आएगी, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, किस फोर्स से खींचेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ये कोइंसिडेंटली हुआ कि इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने लगाया, अच्छा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगाती है? टुवर्ड्स द सेंटर। आई एम अगेन अज्यूमिंग कि तुमको ये सारी बातें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये लगा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब कोइंसिडेंटली इत्तेफाकन क्या हुआ बेटा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का था वो इस बॉडी के जो मोशन, ये बॉडी इधर टहलती जा रही थी, फोर्स ऐसे लग गया टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली ये हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मोशन के परपेंडिकुलर था, मतलब बॉडी जैसे जा रही थी तो ग्रेविटेशनल पुल जो उस पर लगा वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर था। ये ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ, और ऐसा होते ही अब क्या होगा तुम्हें समझ में आ गया? सर फोर्स परपेंडिकुलर है, ये इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, एंड बॉडी विल मूव लाइक दिस, बॉडी विल मूव लाइक दिस, लाइक ऐसे ऐसे भाग गई। समझ में आया? अब जब ये ऐसे गई तो ये बॉडी जाना चाहती थी इधर 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 इधर, पूछो किधर जाना चाहती? इधर, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द बॉडी वांट्स टू गो। बट ये रही अर्थ, ये अर्थ हमेशा इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी लगातार, और किस डायरेक्शन लगाएगी? टुवर्ड द सेंटर। अगेन वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। What will happen? The body will now move like this, और इसी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लगातार लगता गया लगता गया लगता गया लगता गया, और बॉडी इस चक्रव्यूह में फंस गई, इस सर्कुलर पाथ में आके फंस गई। अब ये फोर्स इस पे लगातार लग रहा है, बॉडी यहां थी, बॉडी चाहे तो इधर भाग जाए, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, तो इसको इधर लेके आ रहा है। यही बॉडी जो फंस गई थी कोइंसिडेंटली, यही इसी बॉडी को हम आज की डेट में बोलते हैं मून। सोचने वाली बात है सर, आज तक मून ही इकलौती बॉडी है जो फंस गई थी कोइंसिडेंटली, और मून के होने की वजह से, मून एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अर्थ पे लाइफ बन पाई, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। अगर मैं आज की डेट में अगर आप लोगों से बोलूं कि भैया अगर चांद को गायब कर दो तो क्या अर्थ पे लाइफस्टाइल पे कोई फर्क पड़ेगा? जरा इस बात का जवाब ढूंढना, थोड़ा क्यूरियस माइंड ना, 11th क्लास में सोचना जरा कि अगर चांद एक दिन के लिए गायब हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या अर्थ पे किसी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, हाँ कुछ लोगों को पड़ेगा, जो लोग चांद का मतलब रिजेम्बलेंस देते हैं किसी और से, चांद से रोशन चेहरा, उनको दिक्कत हो जाएगी, चांद ही गायब हो गया। लेकिन साइंटिफिक नजर से सोच के बताना कि क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा चांद गायब हो गया तो अर्थ की लाइफस्टाइल पे, ठीक है। खैर टॉपिक वापस आते, तो ये जो हमारा बॉडी थी, इसी ऑब्जेक्ट को हमने बाद में जब यहां पे लाइफ बनी, इंसान आए, उन्होंने कहा ओ ये ऑब्जेक्ट है तो मून है। क्या ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट? अब ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस सैटर्न के साथ बहुत बार हुए, इसलिए सैटर्न के बाद बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। अर्थ के पास ये कोइंसिडेंटली एक ही बार हुआ। हाँ एक और फैक्टर भी है, मतलब यहां तक तो ठीक है सर, मोशन वेलोसिटी जो है वो फोर्स के, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट इज व्हाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हैड इट नॉट बी लाइक दैट, सपोज करो मून ऐसे आ रहा होता, सपोज करो बेटा मून तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ ऐसे आ रहा है, जैसे कोई एक एस्टेरॉइड है, ये एक एस्टेरॉइड है जो अर्थ की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब जब अर्थ की तरफ ऐसे आ रहा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड सेंटर, वो भी फोर्स भी ऐसे लगेगा, यानी फोर्स मोशन के अलॉन्ग हो गया। तो अब ये फोर्स क्या करेगा? इसको और तेजी से खींच लेगा अपनी तरफ, आओ 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 आओ, और आके 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 टकरा जाएगा, बम। और एक बार एस्टेरॉइड टकरा गया, कहानी खत्म। ये भी हो चुका है। कब हुआ है? डायनासोर के एग्जिस्टेंस मिटने का, यानी डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे का कारण यही था। ऐसा कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले देयर वाज एन एस्टेरॉइड हु हिट द अर्थ। तो एस्टेरॉइड अर्थ को हिट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उस एस्टेरॉइड का मोशन अर्थ की तरफ ही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एस्टेरॉइड वो भी उधर ही लग रहा है क्योंकि अर्थ खींच रही है इसको, तो वो आके हिट कर दे रहा है। मून के साथ ऐसा कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, क्योंकि मून जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर था। दैट इज व्हाई मून इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ, रादर इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो आई होप तुमको सर्कुलर मोशन का कारण समझ में आया। यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मोशन के परपेंडिकुलर है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कह देंगे दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया था ना, कोई भी हो सकता है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है।
एक बचपन में एग्जांपल पढ़ोगे ना स्टोन का एनएलएम में, अगर आप लोगों ने एनएलएम पढ़ लिया है तो आप लोगों को मालूम होगा, एक स्टोन जिसको मास एम है उसको हम पकड़ के ऐसे ऐसे गोल 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 नचाते जाएं, ठीक है ना, यहां सेंटर से अगर गोल 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 नचाएं तो उस स्टोन को हमने जिस रस्सी से बांध रखा है, इस रस्सी में अंदर की तरफ लगने वाला टेंशन ये इसके मोशन के परपेंडिकुलर होता है, और ये टेंशन ही यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉर्मल सा फोर्स है जो बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर है। अब वो चाहे एक टेंशन फोर्स हो जैसे कि स्ट्रिंग में, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो जैसे कि दो मासेस के बीच में, any force can be centripetal force, that the condition should be the motion should be the force should be perpendicular to the motion of the body। तो इस वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है। आज आपने इतनी क्लास में अपने सिर्फ इतना सीखे कि सर्कुलर मोशन एक फोर्स्ड मोशन होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में कराता है, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कराता है। नेक्स्ट क्लास विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी, इसके ऊपर थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बातें करेंगे डिटेल में, ताकि एकदम फील आ जाए कि थीटा ओमेगा क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की बटन दबा देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, रिप्लाई हम डेफिनेटली उसका दे देंगे। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा।